3-4 पीढ़ियों से चलते। हमारे परदादा जी टीचर थे, दादाजी हमारे एफसीआई में एक बहुत बड़े पद पर रहे, मैंने आपको बताया पहले भी। लेकिन हमारे पिताजी और हमारे चाचा जी दोनों लोगों की नौकरी नहीं रही। हमारे पिताजी मतलब उस टाइम 1980 के एमकॉम हैं और बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति भी हैं, नो डाउट, अपने आदर्श हैं और उनका मतलब जीवन का बोलते ना एक आधार रहा है, एक स्वाभिमानी व्यक्ति के अंदर जो होना चाहिए, और ऐसा स्वाभिमान कि कोई गलत चीज़ उसको झुका नहीं सकती। बहुत अच्छी जॉब थी उनकी, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी उन्होंने हमारे गांव में होने वाले झगड़ों की वजह से, और बोला नहीं करते, क्योंकि गांव में आप लोगों को पता ही है, मतलब वो चीज़ें आज बात करने की विषय नहीं है, वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। एक पुराना दौर है तो उसको जिक्र भी कर सकते हैं, हालांकि उन चीज़ों का कोई मोल है नहीं। तो गांव में जब रंजिश होती है, कोई मान लेता है कि ये लोग आगे बढ़ रहे हैं तो इनको आगे नहीं बढ़ने देना। जैसे कि प्यारे बच्चे, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या रही है जाति की, आप लोगों ने भी फेस की हो शायद, कि जहाँ पर जो जाति ज़्यादा होती है वो बहुसंख्यक जो हो जाती है, जिसकी मेजोरिटी हो जाती है, तो जो जातियाँ वहाँ संख्या में कम है वो उनको सताने पे आ जाती है। ये हिंदुस्तान का कड़वा सत्य है। और ऐसा नहीं कि इसमें कौन सी जाति किसको, हर वो जाति जो मेजोरिटी में हो जाती है वो अन्य जातियों को सताने लगती है, और वो चीज़ हमने सही है। इसीलिए मैं बार बार गुजारिश करता हूँ कि तुम अपने मन में जाति व्यवस्था वाली चीज़ मत लेके आना, तो बहुत कष्ट देती है। जो इसको झेलता है उसको पता है। तो उनकी नौकरी नहीं रही, तो मतलब कहने का मतलब है हमारे पास जो ज़मीन थी वो 3 हिस्से की रही, मतलब एक हमारे पिताजी का हिस्सा, एक हमारे चाचा जी का हिस्सा और एक हमारे दादा दादी जिंदे थे तो उनका हिस्सा, 3 हिस्से में थी। अब जो तीसरा हिस्सा है उससे हमारे पिताजी ने हमको पाला पोसा है। हम 5 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी हमारी बहन जी हैं जो गवर्नमेंट टीचर हैं, फिर हमारे भाई हैं जो दिल्ली पुलिस में हैं, फिर मैं हूँ, ठीक है, फिर मुझसे छोटी एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है, मधु नाम है उसका, और मेरे भाई का नाम जो बड़े भैया हैं उनका नाम चेतन शर्मा, और बड़ी बहन जी जो है हमारी उनका नाम नीलम शर्मा। एक सबसे छोटी बहन है जिसका नाम है उर्वशी, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, और इवन मतलब उसके भी सी-टैट अच्छे मार्क्स के साथ में वो 10th 12th में टॉपर रही है, डिस्ट्रिक्ट में स्थान है उसका, और अभी मतलब वो भी टीचर हो जाएगी बहुत जल्दी। तो हमारी परवरिश इस तरह से मतलब बहुत प्यारे बच्चे अभाव में। अब वो अभाव कैसे हैं, जैसे मैं उन बच्चों को प्रेरित करना चाहता हूँ जो इस स्थिति में हो। हमारे भी दोस्त कपड़े नहीं आते थे शादियों में, हमारी भी शादियाँ कैंसिल होती थी इस वजह से कपड़े नहीं, हमारे भी कपड़े कभी साल 2 साल में आते थे। लेकिन हमारे पिताजी ने अभावों के होते हुए अगर हमारी कहीं ट्यूशन फीस जानी थी वो टाइम से पहुंचाइए, उधार लेके कर्ज करके पहुंचाइए, लेकिन पहुंचाइए। और कभी किसी अध्यापक को शिकायत नहीं हुई इस बात की कि हमारी फीस नहीं पहुंची। और मैंने अपने पिताजी को देखा है, उनसे आधी उम्र के लोगों से ये पैसे या ये लेन देन होते हुए जो हमारी एजुकेशन के काम आया, मतलब जो उनसे आधी एज के थे। ऐसे घरों से भी जो उनके टाइम पे एक निम्न स्तर के थे। ऐसे घर के समृद्ध व्यक्ति को जिनके घर में गांव में हर चीज़ पहले थी, बोलते हैं ना कि टेलीविज़न पहला था, गेहूं निकालने की पहली इलेक्ट्रिक मशीन हमारे थी, मोटरसाइकिल हमारे, तो वो एक ऐसी स्थिति में आ गए किस वजह से कि एक नौकरी नहीं रही और खर्चे हो गए बच्चों के ज़्यादा, मतलब उनकी पढ़ाई को। उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। हमारी बहन जी बड़ी बीएड है, भैया हमारे BSc MSc है, मेरी इंजीनियरिंग हुई है। और इंजीनियरिंग में हालांकि मेरी में डोनेशन नहीं हुई, उस टाइम पे डोनेशन जाती थी तो मेरा स्थान था IEEE और UPTU में मेरी अच्छी रैंक थी तो मुझे एडमिशन मिला है इंजीनियरिंग। लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट खर्चा मेरी इंजीनियरिंग का, जो उस टाइम हमने लोन लेके पढ़ाई की, एजुकेशन लोन जो खेती का कागज़ रख के हो जाता है, तब भी उसका खर्चा बाद में जो हमने पटाया उस लोन को, तो लगभग 10 से 12 लाख रुपए खर्चा उसमें हुआ। और फिर सब ये शादियाँ वादियाँ होनी, सबकी बहन जी की शादी हुई, भैया की शादी हुई, भैया की नौकरी लगी। तो तुम समझना एक व्यक्तित्व को कि उन्होंने नौकरी की है, 2012 में उनकी ज्वाइनिंग है दिल्ली पुलिस में, और तब उनकी सैलरी 20,200 रुपये थी। और आज तक देखें, अभी लगभग 2 साल से मतलब कुछ बहुत सारी चीज़ें मैं संभालने लगे। मैं बोला ठीक है, अब तुम्हें कुछ ज़रूरत नहीं है, एक पैसा तुमको अपना अकाउंट से निकालने की ज़रूरत नहीं है। आज उनके पास कुछ सेविंग हुई है,
अब से 2 साल पहले उनके अकाउंट में नील सेविंग थी। उन्होंने अपने सारे पैसे घर में खर्च किए हैं। हमारी बहन जी की शादी में अगर कुछ कर्जा हुआ है या घर में कुछ ज़रूरत है, वो सब पैसे वहाँ खर्च हुए हैं। लेकिन हम सब लोगों को ये था कि हम लोगों को जाना है, आगे जाना है, हर एक स्थिति में आगे जाना है। और एक समय कर्ज रहा है हमारे ऊपर, बड़ा कर्ज भी रहा है। दरअसल में मैं प्यारे बच्चे 10th से पहले मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं था। मतलब 3rd रैंक मेरी आती थी, वो पता नहीं कैसे आती थी। तो कुछ घटनाएं हुई, जैसे एक बार मैंने 50 रुपये चुरा लिए। तो हमारे पास गाइड होती थी, भारत के महान व्यक्तित्व, 35 रुपये की आती थी, स्कूल में मुझसे फट गई। तो दोस्तों के बीच में ऐसे तय हो जाता है, तो उन्होंने तय किया कि भाई तुझे पैसे देने होंगे। अब मैं पैसे मांग नहीं सकता था क्योंकि मुझे भी पता है कि पैसे नहीं है, और एक बर्डन था उस टाइम पे। मैं आप लोगों को 2008 की बात बता रहा हूँ, सॉरी 2008 नहीं, 2006 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 8th क्लास की। 2008 में मेरी 10th हो गई थी, 2010 में मेरी 12th हो गई। तो मैंने वो 50 रुपये चुरा लिए। उस टाइम हमारे बाबा जी कैंसर था, तो उनका एम्स में इलाज चल रहा था। तो मैंने पापा की अलमारी खोल कर पैसे चुरा आती है। बाद में वो पैसे मैंने किताब में रख लिए, वो पैसे पकड़े भी गए, मुझे बहुत पिटाई भी हुई। और वो पिटाई मतलब बहुत हुई। हमारे पिताजी, मैंने तुमको बताया था, बहुत स्ट्रिक्ट थे। अनुशासन उनको चाहिए था, जो चीज़ जहाँ से उठानी है वो वहीं रखनी है। हर चीज़ की अपनी जगह फिक्स है और वो वहीं तुमको मिलेगी। कोई चाबी कहीं रखी हुई होती है तो चाबी वहीं रखी होनी चाहिए, किसी ढूंढने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई शीशा जहाँ रखा होता है वो वहीं रखा होना चाहिए। तो वो उनकी अपनी चीज़ें थी जो वो हमको भी सिखाना चाहते थे, अनुशासन को। और जब वो खेत में हम लोग काम करते थे ना, साथ में हमने अपने गेहूँ सारे खुद हम काटते थे, 5 बहन भाई, मम्मी पापा मिल के, खेत के जितने भी थे। क्योंकि अगर किसी और से कटवाएंगे तो गेहूँ चले जाएंगे, फिर उतनी चीज़ें बचेंगे नहीं। तो हमने अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी गेहूँ वगैरह सब कुछ काटा है, सारा काम हमने खुद किया है। तो वो हमको गाली भी देते थे हमारे पिताजी, मतलब ऐसी गाली नहीं, वो मतलब गाली इस तरह से देना चाहते थे कि अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो तुम यहाँ घिसोगे खेत में से। तो मुझे आज भी याद है, 10th में मेरे फिजिक्स वगैरह इन सब में आउट ऑफ, बोलते ना 100% मार्क्स हैं। टॉपर बने हम 10वीं में, 12वीं में बने टॉपर। और पढ़ाई का प्यारे बच्चे वो जुनून था कि मेरे साइड में आते हुए हमारे वाइस प्रिंसिपल समय सिंह नागर जी, कोहरे में मैं साइकिल के स्टीयरिंग पर बैठ के कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास में पढ़ते हुए जा रहा हूँ। शौक तो पढ़ने का। और मुझे आज भी याद है, खिड़की के सहारे हमारी टेबल, और मैं टाइम लगा के सब कुछ देख के मैं खुद पढ़ा हूँ। 15 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे, 13 घंटे, 12 घंटे। और जब 12वीं में पहुंचे थे तो 12वीं का सिलेबस हमारा 11वीं में तैयार था। तो मैं साइकिल पढ़ते जा रहा हूँ, समय सिंह नागर जी ने मुझे देखा और उन्होंने मुझे प्रेयर ग्राउंड में बुलाया। क्योंकि उस टाइम तक मैं स्कूल टॉप कर चुका था 10th में, तो एक छवि थी। उन्होंने प्रिंसिपल साहब से कहा कि ये बच्चा मर जाएगा किस दिन सड़क पे, और ये मैंने आज देखा, ये साइकिल पे किताब पढ़ते हुए आ रहा था। ये जुनून था दोस्त पढ़ने का। और 6ठी क्लास से जितने भी जीएस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, मंडल स्तर में हमारे मेरठ जिले में, जिसमें आपका बुलंदशहर, हापुड़, सारे डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं। मेरठ मंडल इवन राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत को जानो में स्कॉलरशिप के लिए मैं चयनित हुआ हूँ। एक ख्वाब था। फिर इंजीनियरिंग हुई। पिताजी हमारे चाहते थे कि इंजीनियरिंग होनी चाहिए, माता पिता सोचते हैं लड़का इंजीनियर बने। ऐसे ही उन्होंने भी सोचा। टेस्ट दिया हमारा, मतलब अनिच्छा से टेस्ट दिया, लेकिन निकल गया। और इंजीनियरिंग में मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था। फर्स्ट ईयर में मेरी बैक भी आई है, वो इंटरेस्ट ना होने की वजह से आई एक सब्जेक्ट में, लेकिन फिर उसके बाद नहीं आई थी। मतलब उसको पास करके। लेकिन उस इंजीनियरिंग के दौरान हमने किताबें पढ़ी हैं जीएस की, वो अपना इंटरेस्ट था। जीएस से भी ज़्यादा हमको इंजीनियरिंग में खुशी इस चीज़ की हुई कि हमको इंटरनेट मिल गया। और हम उस कॉलेज की, यही ग्रेटर नोएडा जहाँ हमारा स्टूडियो, इससे 1 किलोमीटर दूर हमारा कॉलेज है, इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग एंड मैनेजमेंट, ILM। 2010 से 14 बैच में इंजीनियरिंग हुई मेरी। तो दोस्त, मतलब हम सुबह पहुंच जाते लाइब्रेरी के, इंटरनेट को यूज करते हुए, और जितनी चीज़ें मुझे दिखती, मान के चलो मुझे रेल का डिब्बा दिख गया, उस पर लिखा हुआ टायर 1, तो मैं सर्च करता टायर 1 क्या होता है। गाड़ियों पे लिखा हुआ, कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ मुझे दिखा, मैंने हर एक चीज़ जो क्वेश्चन मुझे आया वो मैंने सर्च किया और नोट्स बनाए।
और आज भी मेरे पास ऐसी सैकड़ों कटिंग फाइल, अखबार पढ़ने का मुझे उस टाइम पे शौक है। पढ़ते हुए दर्पण जो उस टाइम पे सबसे बेस्ट मैगजीन यूपीएससी के लिए होती थी, मैं कंटिन्यू बेसिस पे पढ़ता था। हमारे गांव में एक निर्दोष भाटी जी थे, वो उस टाइम तैयारी करते थे, अब तो नहीं करते हैं, तो मैं उनसे किताबें लेते थे और उनके पास मिल जाती थी। फिर हमारी बड़ी बहन जी ने तैयारी शुरू की यूपीएससी के लिए, तो फिर उनसे थोड़ा मोरल मिला। तो अपना ख्वाब था कि यूपीएससी क्लियर करेंगे। और इवन मैं डायरी वायरी नहीं होती, ऐसे हम शौक से लिख देते हैं टसन में, आईपीएस नवीन शर्मा। ऐसे मेरे पास आज भी अपनी डायरी रखी है, पुराना लिखा हुआ रखा है कॉलेज टाइम का। डायरी में पहले से लिखता हूँ, मतलब पहले तो हम डायरी में शायरी लिखते थे, और फिर वो सब चीज़ें अब शायरी वगैरह बंद हो गई। तो फिलहाल मैं अपनी बुक लिख रहा हूँ खुद की, तो 14 नवंबर को मैं रिलीज करने वाला हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा कि हम तैयारी के लिए यूपीएससी की गए दिल्ली 2015, कॉलेज से पास आउट हुए 14, ठीक है। और उसके बाद अपना प्लेसमेंट हुआ। हमारे पिताजी को हमको ये दिखाना था कि हम इंजीनियरिंग में बहुत कमज़ोर स्टूडेंट हैं और यहाँ हमारा कुछ नहीं हो सकता। जेनपैक्ट HCL मेरे कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ, मैंने घर नहीं बताया, और शायद आज तक भी नहीं बताया। और शायद ये बात मैं तुमको पहली बार बता रहा हूँ, मेरे घर आज तक भी नहीं पता, और किसी बैच में भी नहीं बताई। तो मुझे बता दो नौकरी ज्वाइन करनी पड़ेगी, और फिर कुछ हो नहीं पाया। 2015 में तैयारी करने गए और लगभग 2 महीने मैं वजीराबाद दिल्ली में रहा। 2 महीने बाद हमारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि हमारे बाबा जी एक्सपायर हो चुके थे। उनके वो अस्थि विसर्जन के लिए जाते हैं, तो बाइक से जा रहे थे, एक अंकल थे, उनको वज्र टूट गया, यहाँ 18 फ्रैक्चर उनके आगे। कई महीने वो हॉस्पिटल में रहे, एक कर्ज वो बढ़ गया, और पिताजी सही हो गए, मतलब अभी तक ठीक है, लेकिन कमज़ोर हो गए। तो उस टाइम पे तैयारी छोड़ के वापस जाना पड़ा, क्योंकि वो नवंबर का टाइम था, 4 नवंबर को एक्सीडेंट हुआ था उनका। था तो गेहूँ बोने का टाइम था, मैंने जाके फिर खेत वेत में गेहूँ बोए, और फिर ट्यूशन पढ़ाना। मैं जो कि पहले से पढ़ाता था, पहले हमारी दीदी पढ़ाती थी ट्यूशन गांव में। हमारे गांव के सारे बच्चे हमारी दीदी के पास ट्यूशन पढ़ते थे, 80-100 बच्चे जितने भी हैं। और सबसे ज़्यादा हमारी शिक्षा में सहयोग हमारी बड़ी बहन जी ने किया है, हम लोगों को कपड़े दिलाना। और उन लोगों के ऊपर मैं हमेशा, या हम सब लोग धिक्कार करते थे लड़कियों के जन्म पे, या लड़कियों के ऊपर ये बोलते हैं ना कि ऐसे लड़कियां कमज़ोर होती है। मैं कहता हूँ कि हम 5 भाई बहन की जो साधक बनी है हमारे माँ बाप के बाद में, वो हमारी बड़ी बहन जी बनी। वो ना होती तो शायद हम कहीं और होते। उन्होंने मतलब लाइट की व्यवस्था ना होते हुए दिन छिपने तक, मैं देखता था कि उनकी आंखें, बाद में उनके चश्मा भी चढ़ गया, और वो दिन छिपने के टाइम तक भी वो पढ़ाती बच्चों को। इवन ऐसे समझो तुम, जब तक लास्ट कॉपी में दिखता रहता बच्चों को होमवर्क वगैरह देने को काम करती, हम उनके साथ पढ़ाते। मैं भी पढ़ाने लग गया, 9th 10th के बच्चे अपने पास आने लग गए। तो हमारे गांव के बच्चे अलीगढ़ जाते थे पेपर देने, अलीगढ़ नकल के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, और हमारे गांव के बहुत सारे बच्चे जाते थे। तो मैंने ऐसे बच्चों में अनाउंस किया कि भाई कोई अलीगढ़ नहीं जाएगा, मैं पढ़ाऊँगा, सब पास होंगे। और हमारे गाँव के वो बच्चे जिनको कोई सोच नहीं सकता था, कि जो बोलते हैं ना उपद्रवी कुछ होते हैं स्टूडेंट गांव में, वो उपद्रवी मैंने पढ़ाए और सभी पास हुए। इवन ऐसे ऐसे लोगों की फर्स्ट डिवीज़न आई उस टाइम पर। पहले फर्स्ट डिवीज़न नहीं आती थी, अभी जब से ग्रेड सिस्टम चालू हुआ है तो कोई भी फर्स्ट डिवीज़न ले आता है, पहले नहीं आती थी। बच्चे सब पास हुए। तो बोलते हैं ना गाँव में इन चीज़ों से एक, अगर हम बात करें सामाजिक भावना विकसित होती है, लोग सम्मान करते हैं इस चीज़ का। लोगों में सम्मान हुआ, और जिन लोगों को रंजिश थी उनको ये बर्दाश्त नहीं है। इवन तुम ये समझो दोस्त, मैं 2015-2016 वाला CPO अपना क्वालिफाइड था, NTPC क्वालिफाइड था, तैयारी कर रहे थे अपना। तो मेरे दोस्त, मेरे नाम पर 14 फर्जी मुकदमे लिखे गए, कल से लेकर के हत्या की साजिश से लेकर के मारपीट से लेकर के, जिसमें से कुछ हकीकत भी थी। हकीकत इसलिए थे कि समय की परिस्थिति ऐसी थी, आप नहीं रहोगे अगर अपनी सुरक्षा के लिए काम नहीं करोगे। मतलब हम बैठे अपने घर, कोई भी आ रहा गाड़ी रोक के गाली दे के जा रहा है। इग्नोर हुई चीज़ें, बहुत लंबे टाइम तक इग्नोर की। सब लोगों से बातचीत कर ली, सब लोगों से हाथ जोड़ लिए, सब लोगों से समझा बुझाने का प्रयास कर लिया, उनको समझने तैयार ही नहीं। अंत में सिर्फ एक चीज़ सोची, परिवर्तन होगा, और इसके लिए जो हमने पढ़ा है, जो कुछ सोचा, हमारे ख्वाब एक तरफ है, हमारी शिक्षा एक तरफ है, कोई मायना नहीं है इस चीज़ का। और 2015 मतलब 2016 की शुरुआत और 2018
लगातार 3.5 साल अपने जीवन के इसी तरह, इसी संघर्ष में, इसी पैसे की किल्लत में कटे हैं। जो पैसे, जो तुम्हें पता ही उन सब चीज़ों में, प्यारे बच्चे, खर्चा, कोर्ट, ये वो, पुलिस को पैसे देने, ये देने, अपने बचाव के लिए इसको पैसे देने, इसके हाथ जोड़ने, उसके हाथ जोड़ने, इससे रिक्वेस्ट करना, इसके रिलेशन का इस्तेमाल करना। वो सब चीज़ें क्यों पड़ रही है पता है? अपनी वजह से नहीं, बाकी सब लोग ऐसा चाहते हैं कि हम ऐसा करें, उस एक चीज़ में हम फंस के रहें। 2018 में मेरे भैया ने मुझसे बात की, बोले तुम जाओ यहाँ से, और वो चेंज हुआ है। जिस परिवर्तन के लिए मैंने काम करना चाहा वो परिवर्तन हुआ है, और वो हमेशा होते रहेगा। जो समस्या मुझे हुई है वो किसी और को नहीं हो सकती। वहाँ पर वो चीज़ें बदल दी गई। तो दोस्त, मैं यही कह रहा था, जो सही है उसके लिए गर्दन भी कटवा देना, झुकना नहीं। 2018 में जब मैं वापस दिल्ली गया और मैं अकेले कमरे में रहा हूँ, लगातार, मतलब हमारे चाचा का लड़का मेरे पास में 8 महीने बाद आया, जो भी एयरफोर्स में है। उसने 3 महीने की तैयारी मेरे पास की, और 3 महीने में उसने 5 एग्ज़ाम निकाले। उस टाइम की यूपी पुलिस के लगातार 2 भर्तियाँ उसने निकाली, और उसकी एज भी इतनी थी। ग्रुप डी उसने उस टाइम का निकाला, जीडी उसने उस टाइम का निकाला, एयरफोर्स उसने उस टाइम निकाला, तो एयरफोर्स में उसकी ज्वाइनिंग हो गई। और उसके बाद सुनो, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे लगा कि अभी वो समय नहीं बचा यार, कि हम लोग तैयारी करते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे। डिस्कशन हुआ, कल से कोचिंग पढ़ाना शुरू करेंगे, और शाम को प्लान बनाया, उधर से 20 स्टूल लेकर गांव में पढ़ाना शुरू किया अपने, ऑफलाइन। 2019 1 सितंबर, 4 महीने गांव में पढ़ाया, बच्चे बढ़े, गांव से कस्बे पे, नहर के पे आए, बच्चे बढ़े, 50 बच्चे से लेकर के वहाँ 200 बच्चे हुए, बच्चे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, ऑफलाइन बंद किया, और आज तुम सब की वजह से, मैं क्यों बोलता हूँ कि हमसे, कि मेरा आइडियल तुम लोग हो। मैं तो नहीं जानता ना भाई तुम किस स्थिति में होगे, तुम मेरे लिए क्या सोचते होगे, कौन मुझे अच्छा सोचता होगा, बुरा सोचता होगा, मुझे उस बात से मतलब भी नहीं है। मैं उस चीज़ को अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था। हम दुनिया के लिए नहीं जीते हैं, हमको खुद को पता होता है कि हम कैसे हैं, और तुमको पता होना चाहिए तुम कैसे हो। दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इसलिए आइडियल मानता हूँ तुम लोगों को, क्योंकि मेरे जीवन को परिभाषित तुमने किया, और आज मेरे पास, मतलब किसी चीज़ की, शायद किसी भी एक चीज़ की कमी नहीं है, आपकी वजह से नहीं है, मेरी वजह से नहीं। दुनिया में कितने लोग हैं, नॉलेजेबल लोग कितने हैं, मेहनती लोग कितने हैं, सबको नहीं मिल पाता। हमको मिल रहा है आप लोगों की वजह से। बस मेहनत करते रहिए। मैं बस एक बात हमेशा सिखा के जाना चाहता हूँ आप लोगों को, कि आप लोग कभी किसी भी स्थिति में हिम्मत मत हारना, गलत रास्ता न चुनना। और भगवान श्री कृष्ण जी की एक बात है, मतलब मुझे नहीं पता उन्होंने वो कहीं लिखी है या नहीं लिखी है, लेकिन मैं शायद 18 के टाइम पर जब दिल्ली गया तो मैं यूट्यूब पे कुछ सुन रहा था, उसमें आता था भगवान श्री कृष्ण की कुछ अनमोल बातें। तो उनमें से एक सेंटेंस मुझे याद है और मैं उसे अपनाता हूँ। उन्होंने कहा था कि जब जब विपत्ति का जन्म होता है तब तब उसका समाधान भी उसके साथ में पैदा होता है। जब भी कोई संकट पैदा होगा उसका हल भी उसी के साथ पैदा होता है। तो मेरे दोस्त, इस दुनिया में एक शक्ति तो है जो इस पूरी दुनिया को चलाती है, और याद रखना तुम मेरी बात को, जब कभी भी तुम्हें संकट हो तो उसका समाधान भी होगा। कभी तुम ये ना सोचना कि आज तुम्हारी ये स्थिति है, क्या ये कभी बदल पाएगी, नहीं बदल पाएगी, उसका समाधान तय है, लेकिन तुमको उसके लिए अड़े रहना है, तुमको उसके लिए संघर्षशील रहना है। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं यहाँ नहीं कह सकता हूँ, मैं जिक्र करूँगा, किताब लिख रहा हूँ अपना, हर एक तथ्य शायद जो पढ़ेगा और उसको अपनाएगा उस जीवन को, तो उसका जीवन शायद बदल जाएगा, शायद कोई रोएगा भी। इतना कुछ सहा भी है, अकेले बंद कमरों में हम भी रोए हैं। दुख सबको होता है, होना भी चाहिए, इंसान है तो होता है, सुख और दुख भाव है उसके। बस इतना। बाकी कल लास्ट करेंगे इतिहास का, ठीक है? तो हमेशा आशा रखो। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी मजबूरी, हर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बच्चों की मजबूरी। कई बार नहीं होगा तुम्हारा सिलेक्शन, तुम लोग हम पे विश्वास रखोगे, कल तुम शायद हमारे लिए गलत भी सोचोगे, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, वो हमको भगवान मान लेंगे। लेकिन मैं तो कहता हूँ दोस्त, तुम किसी को कुछ मानो ना मानो, तुम बस अपनी आशा ना खोना। कामयाब हो जाओ तो भी, और कामयाब ना हो तो भी आशा रखना, हमेशा आगे बढ़ते रहना। और ईश्वर है, सबसे बड़ी शक्ति वही है। जिस किसी को भी मानते हो
हमारे अलग अलग हो सकता है कि धर्म हो, हमारे मानने वाले अलग अलग हों, हम जिन लोगों को फॉलो करते हैं वो अलग अलग हो, लेकिन आदर्श तो हमारे सबके होते हैं। तो फॉलो करिए और ज़िंदगी में सबसे बेहतर होता है कुछ ना पा पाओ, लेकिन प्यारे बच्चे अपनी इंसानियत ना खोना। और मतलब ज़रूरत नहीं है तुम्हें अपनी इंसानियत खोने की। किसी ने मुझसे कहा कि मैं वो साइकिल की कुछ लाइट थी वो बांट रहा था कि मतलब दिख पाए रात को साइकिल वाइकिल, तो किसी ने कहा मुझसे कि भैया इनकी वीडियो बनवा लो, यूट्यूब पर डाल देना। मैंने कहा इस सब को करने के लिए पहले से बहुत लोग हैं, जिन लोगों को अपने किए की वाही वाही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। हालांकि वो अच्छा काम होता है, अच्छा काम का अगर आप वीडियो पोस्ट करते हो उससे लोग प्रेरित ही होते हैं। फिर उसने मुझसे बताया, बोला भैया ठीक रहता। मैंने कहा ठीक है, कभी सोचेंगे इसको करेंगे ऐसे पब्लिक, क्योंकि उससे लोग प्रेरित ही होते हैं कि ऐसे काम करने चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि दोस्त तुम खुश रहो, अच्छे इंसान बनो, कामयाब इंसान भी बनो, और जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके ख्वाब होते हैं हमारे लिए, वो कुछ भी गलत सही जो कुछ भी आपसे कहते हैं, आपसे वो दृढ़ तरीके से कुछ कहते हो, वो चाहते तुम्हारी कामयाबी है। माता पिता गुरु हमेशा तुम्हारी कामयाबी चाहते हैं, और वो इसीलिए तुमसे कहते हैं कि कहीं ये जो अभाव हमने देखे हैं वो अभाव इन बच्चों को ना सहने पड़े, इन बच्चों को ना फेस करने पड़े। तो मैं तो बस यही बात बोलता हूँ कि उस स्थिति से अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तो तुम मुझसे भी और आगे जा सकते हो। हमेशा हर मार्ग खुला रहता है जब आप मेहनत करते हैं, जब आप ईमानदार रहते हैं। जब आप ईमानदार नहीं रहेंगे तब आपके रास्ते और मार्ग बंद होंगे। तो मेहनत करिए, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। थैंक यू।